नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। हेल्थ कॉन्फ्रेंस की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जहां अगले हफ्ते से भारत में मिलने लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। जुलाई से देश में ही शुरू होगा स्पुतनिक वी का उत्पादन और अगले हफ्ते से भारत में मिलना शुरू हो जाएगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। जुलाई से देश में ही इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर अब स्पुतनिक वी वैक्सीन अगले हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं जो इसका उत्पादन है वो जुलाई से शुरू हो जाएगा और ये उत्पादन भारत में ही होगा। अगले हफ्ते से भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, और जुलाई से देश में ही इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन में जो तेजी नहीं है, अब उसको लेकर अब ये एक अच्छी खबर है कि अब जो रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन है, अब इसका उत्पादन भारत में होगा और बहुत लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा। जो वैक्सीन की कमी है वो अब कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, अगले हफ्ते से ये लोगों को मिलना भी शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां अगले हफ्ते से भारत को स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जुलाई से इसका उत्पादन भी भारत में शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन की जो कमी थी उसको लेकर यह अच्छी खबर है। Also, we had met the health ministers of 8 states. We shall begin with the 2 presentations. One shall be by Dr. Sujit Singh, the Director of National Center for Disease. तो आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जिनका कहना है कि अब भारत में अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी और जो जुलाई से इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें 6 राज्यों से इस वक्त वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी और लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी जा रही है। तो कोविड में इस वक्त जो केसेस हैं उनकी बात हो रही, रिकवरी रेट की बात हो रही, साथ ही साथ वैक्सीनेशन की जो संख्या है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं। 6 राज्यों के लोगों से बात हो रही है। साथ ही साथ एक अच्छी खबर यह है कि अब अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी और इसका उत्पादन जुलाई से शुरू हो जाएगा, जो भारत में होगा। अक्टूबर तक भारत में ही उत्पादित होकर वैक्सीन सभी को मिलने लगेगी। एक अच्छी खबर इस बीच आ रही दिल्ली से कि जो वैक्सीनेशन को लेकर मारामारी थी, जो कई राज्यों ने अपनी नाराजगी जताई थी, अब उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। 2 बिलियन डोज भारत में अगले 5 महीनों में उपलब्ध होंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, स्पुतनिक अक्टूबर तक भारत में ही उत्पादित होकर मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन जो है लोगों को लगना भी शुरू हो जाएगी। तो बात करेंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस की, जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बुरी तरह से जकड़ रखा है। हर दिन कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहली लहर की तुलना में कोरोना की इस लहर में कई सारे लक्षण भी अलग हैं। यही वजह है कि कई लोग इसे समझ नहीं पा रहे और नजरअंदाज करने की वजह से स्थिति गंभीर होती जा रही है। एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय हुड्डा ने ट्विटर पर कोरोना के कुछ नए लक्षणों के बारे में
जानकारी दी, जिसे पहचान कर समय पर इलाज शुरू किया जा सकता है। नए नए लक्षणों ने डॉक्टरों और मरीजों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बुखार आना, गला खराब होना, जुकाम होना, शरीर की मांसपेशियों में दर्द और थकावट जैसे आम लक्षणों के अलावा इस लहर में कुछ अन्य लक्षण भी देखे जा रहे हैं। कुछ मरीजों में दस्त, पेट में दर्द, बदन टूटना, उल्टी आना, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आपके बीच लेकर लाए हैं डॉक्टरों का खास पैनल, जो कोरोना से जुड़े आपके हर सवालों का जवाब देगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना के नए लक्षण के साथ गांव में किस तरीके से कोरोना को काबू करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। 18+ वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की आगे की रणनीति क्या है, इस पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। टेस्टिंग में हमारी कोई कमी नहीं है। टेस्टिंग हमने बढ़ाया भी है। टेस्टिंग हमारी अच्छी खासी 2,25,000, 2,30,000 तक जाता है, 2,50,000 तक भी जाता है। तो टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है। हो क्या रहा है कि जितने लोग को हम टेस्ट करते हैं उनमें से भी काफ़ी संख्या में जो दिखने में आ रहा है आजकल कि वो एंटीजन टेस्टिंग करें या RT-PCR करते हैं, उसमें नेगेटिव ही ज़्यादा आ रहा है। और वही आदमी बाद में बुखार से पीड़ित होता है या 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसको अपने फेफड़े में कुछ संक्रमण होता है, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। जब तक उसको पता चलता है कि किसी प्रकार का हमारी बीमारी है, तब तक वो हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते उसको देर हो जाती है। जो 97,000 गाँव पंचायतों में जाके हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर जितने भी हैं वो उसी लेवल के हैं। तो इसलिए जितने लोग भी वहाँ पहुँचा रहे हैं, मेडिकल किट हमने बनवा दिया है। और जो भी व्यक्ति हल्का सा बुखार और सर्दी जुकाम से पीड़ित है, उनको वहीं के वहीं हम दवाई दे रहे हैं। उनके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और उनका गांव को नोट करते हुए हम ICCC का जो हमारा वो सेंटर है वहाँ पर हम उनको पहुँचा देते हैं। उनके माध्यम से फिर उनका फीडबैक लेना शुरू कर रहे हैं। चाहे वो एक कैटेगरी हो गया होम आइसोलेशन है, जो पॉजिटिव केसेस है, जो घर पर रहते हैं, और एक कैटेगरी हो गया जिनका टेस्टिंग हमने बाद में कराया, परंतु उनको हमने दवाई देना शुरू कर दिया। तो उनका फीडबैक लेने के लिए कि दवाई से कितना आपका उपचार हुआ, क्या आपको सांस लेने में दिक्कत है, और फिर उसके हिसाब से बाद में उनका टेस्टिंग भी कराना। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हम लोग साथ साथ चला रहे हैं। नहीं, केसेस तो निकल के आ रहे हैं, मगर इसके लिए क्योंकि ये एक नया एक प्रकार का अब फंगस कहिए, ये भी कोविड-19 के कारण से उत्पन्न हुआ है। तो इसका पूरा एक विशेष पैनल जो बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, विशेषज्ञों का पैनल बनाया है, जिसमें PGI के डायरेक्टर इसके अध्यक्ष हैं और उनसे जुड़े हुए करीब 8-10 लोग हैं जो इस तरह की बीमारी को समझते हैं अच्छी तरह से। तो उसमें पहले से ही वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कोविड का ही देख रहे थे। अब ब्लैक फंगस का भी उनको बता दिया गया है कि इसका अध्ययन करें और इसमें किस तरह का दवाई की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे इसको हम डील करेंगे, क्या प्रिकॉशन लेना है, ये सारी चीज़ें समिति मुख्यमंत्री को अगले 2-3 दिन के अंदर बताएगी। तो हमने ऑलरेडी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। दोनों हमारे पास 2 ही कंपनी इस समय भारत में हैं, दोनों कंपनी के हमारा एडवांस पैसा जमा है। उसके आधार पर हमको जो पहले डोज मिला उसमें हमने 7 जन पर किया, और थोड़ा सा हमको मिला तो हमने 18 जन पर बढ़ाया, और मिलने की संभावना इस हफ्ते में है। अगर पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो हम उसको पूरे प्रदेश के 75 जनपद में हम प्रारंभ कर देंगे। वहीं यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, अभी इस गांव में ट्रेसिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया और ये विशेष अभियान 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चला, आपने देखा, और उसी के आधार के ऊपर टेस्टिंग भी कराई गई। तो सरकार पूरी तरीके से जागरूक है निगरानी समितियों के माध्यम से इन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, टीकाकरण कराया, उन लोगों को वो संक्रमण से बचे रहे, और जिन लोगों ने टीकाकरण कराया अगर उनको संक्रमण हुआ भी तो बहुत माइल्ड हुआ और वो जल्दी रिकवर कर गए। लेकिन कुछ लोगों ने तो इसके बारे में भ्रम फैलाया, और इसी भ्रम का ये कारण है कि भ्रम का ही कारण है कि लोग भ्रमित होकर प्रारंभ में टीके के बारे में जो भ्रम पैदा किया गया उससे बहुत नुकसान हुआ।
तो आपने स्वास्थ्य मंत्री की बात सुनी। उनका कहना है लगातार सरकार की कोशिश है कि लोगों को राहत पहुंचे। और आज हम हमारे साथ अब डॉक्टर से पैनल भी जुड़ गया है। हम सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आकाश माथुर हैं, कोविड एक्सपर्ट हैं, SGPGI लखनऊ से। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ अनिवरन दालुई, कोविड एक्सपर्ट वेस्ट बंगाल से हैं। सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार, सीनियर कार्डिक सर्जन कानपुर से हैं। सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर अमरेश सिंह, विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से हैं। आपने ही सबसे पहले कहा था कि जब सेकेंड वेव आई कि जो RT-PCR टेस्ट है वो सक्सेस नहीं है, वो पूरी तरह से फेल बताया था आपने। लेकिन उस समय आपकी बात को लोगों ने नजरअंदाज किया, गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज अगर बात करें तो RT-PCR जो है वो फेल नजर आ रहा है। सबसे पहले आकाश माथुर जी आपके पास आएंगे। जो नए सिम्टम्स अब कोरोना में आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना से वो ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन बाद में हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। डॉक्टर आकाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि कोरोना की बीमारी जिस तरीके से इसका प्रसार हुआ है, हम सभी को ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी भी तरह का नया सिम्टम यदि आता है तो उसके प्रति बहुत ही सजग रहने की हमें ज़रूरत है। अभी जो हम लेटेस्ट लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जो साइंटिफिक डेटा इमर्ज हो रहा है, उसमें हमने देखा है कि कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आंखें जिसमें लाल हो जाती हैं, पेट रोग संबंधित सिम्टम की उल्टी, दस्त और पेट से संबंधित और कोई तकलीफ है, पेट भूख ना लगना, स्वाद चला जाना, सूंघने की शक्ति चला जाना, इन सभी सिम्टम्स के साथ कोरोना आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो मुझे लगता है कि एक मरीज के रूप में भी और एक डॉक्टर के रूप में भी हमें बहुत ही सजग रहने की जरूरत है और ये समझना है कि यदि कोई भी नया सिम्टम आ रहा है तो हमें कोविड की संभावना जरूर उसमें रूल आउट करनी है। जहां तक ने हृदय रोग की बात की, तो कोविड में वैसे भी खून में तकलीफ पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, कोविड का वायरस सीधा भी हृदय पे प्रहार कर सकता है, इसलिए ये संभावना हृदयघात की कोविड के दौरान उसके बाद बनी रहती है। तो उसके लिए हमें बहुत सजग रहने की जरूरत है। डॉक्टर आकाश, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कभी कभी हार्ट की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि आप हॉस्पिटल जाते जाते अनहोनी घट जाती है। क्या अगर आपको हार्ट के ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो उसके लिए आप उस वक्त कौन सी दवा ऐसी लें कि ताकि आप उस वक्त सुरक्षित हो जाएं? देखिए, इसके अंदर यह है कि आपको हार्ट अटैक यदि होता है तो इमीडिएटली एस्पिरिन दवाई ले सकते हैं। लेकिन चेस्ट पेन यदि हो रहा है तो नाइट्रेट्स आते हैं, उनको जीभ के नीचे रखा जा सकता है। चेस्ट में इसमें मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि सिम्टम को पहचानना। आमतौर पे जो हम कहते हैं कि भाई अचानक हो गया, जो मरीज की भाषा में मरीज कहते हैं अचानक हो गया, उसमें से अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जब माइल्ड या माइनर सिम्टम होते हैं और उसमें उन सिम्टम्स को मरीजों के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो जब हम अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं तो हमें फिर रियलाइज होता है एज अ डॉक्टर कि नहीं, सिम्टम पहले से थे और आपने कहीं ना कहीं उसको लाइटली लिया। उसकी वजह से जो गोल्डन विंडो पीरियड था वो आपने मिस किया। यदि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने अंधेरी छा रही है, तो मुझे लगता है कि तुरंत मेडिकल केयर सीख करना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर अनिरवन दालू जी हैं वेस्ट बंगाल से। अनिरवन जी आपके पास आएंगे। अब ये देखा जा रहा है जो लोग होम आइसोलेट हैं वो लोग ऑक्सीजन खुद ऑपरेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन की ज्यादा संख्या लेना भी क्या कहीं ना कहीं घातक हो रहा है? ये बहुत ही एक गुरुत्वपूर्ण मामला है। अभी ये ऑक्सीजन के लिए जो होर्डिंग हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए जो सोच हो रहा है, सोच बन रहा है सबके भीतर, तो उसके कारण कि हम लोगों का जो ऑक्सीजन होर्डिंग हो रहा है सबकी घर में, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये लेके सब घर में बैठा होता है। तो ये बहुत ही बुरी चीज हो रहा है अभी, क्योंकि ऑक्सीजन सबको नहीं लग रहा है। ये हम लोग को सबसे पहले सोचना चाहिए, ये सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ऑक्सीजन जो कोरोना का जो मरीज होगा, जो 100 तो 100 आदमी 100 आदमी होगा, तो उसमें 80 to 85 को आपको होम आइसोलेशन में विदाउट ऑक्सीजन दे विल गेट क्योर्ड। तो उसका कोई ऑक्सीजन का चाहिदा नहीं होगा, ऑक्सीजन की कोई जरूरत भी नहीं होगा। तो इसी वजह से हम लोग को यही वार्ता पहुंचना है, सभी के अंदर जाना है कि ऑक्सीजन का जो जरूरी है, ऑक्सीजन जिसका लगेगा उसका ही सिर्फ देना है। ऑक्सीजन घर में रख के आपका कोई अजब से फायदा नहीं है। और ऑक्सीजन देने का कुछ चीज होता है, ऑक्सीजन देने का एक डिवाइस होता है। ऑक्सीजन देने के लिए एक डिवाइस के साथ एक फ्लो लगाना पड़ता है कि कैसे ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो ये सब कुछ कि आम आदमी को नहीं जाना पहचाना होता है, ये आम आदमी नहीं जानते हैं।
तो इसी के कारण में ऑक्सीजन के कारण घर में नहीं लेना है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा मतलब आपका सैचुरेशन 94 से नीचे घटेगा और आपका कोई सांस का तकलीफ शुरू होगा तो आप जरूर हॉस्पिटल में भर्ती होइए और वहां पे जाके आपका ऑक्सीजन लगाइए और आप चिकित्सा लीजिए। जी डॉक्टर साहब आप बने रहिए, आप सभी लोग हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां कोविशील्ड की स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 से 16 हफ्ते अंतर को दी मंजूरी। 2 खुराक के बीच अब 12 से 16 हफ्तों का अंतर होगा। बड़ी खबर दिल्ली से, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है 12 से 16 हफ्ते अंतर को मंजूरी। पहले ये 6 से 8 हफ्ते होता था, अब इसको बढ़ा के 12 से 16 हफ्ते के अंतराल पर वैक्सीन की दूसरी डोज आप ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वर्किंग ग्रुप की सलाह मानी है। कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच जो ड्यूरेशन पीरियड है जो अब वो बढ़ा के 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। इसके पहले ये 6 से 8 हफ्ते था, जिसकी जो अवधि है उसे बढ़ा दिया गया सेकेंड डोज की। कोविड वर्किंग ग्रुप की ये सलाह है जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, कोविशील्ड की जो 2 खुराक हैं उनकी जो बीच की अवधि है सेकेंड डोज की उसको बढ़ा दिया गया है। अब ये 12 से 16 हफ्ते कर दी गई है, इससे पहले 6 से 8 हफ्ते थी। कोविड वर्किंग ग्रुप की ये सलाह है जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको माना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां 12 से 16 हफ्ते के अंतराल पर अब वैक्सीन की दूसरी डोज ली जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वर्किंग ग्रुप की इस बात को माना है। हम वापस अपने प्रोग्राम पर आएंगे और इसी बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश हमारे साथ। चंद्र प्रकाश, क्या है आपका सवाल? चंद्र प्रकाश, आपको हमारी आवाज आ रही है? हमारा संपर्क शायद उनसे टूट गया। वापस हम डॉक्टर अनिरवन के पास आएंगे। डॉक्टर अनिरवन, अब ये आदेश आया है कि अब जो सेकेंड डोज है उसको बढ़ा के 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। कोविड जो वर्किंग ग्रुप की जो केंद्र सरकार को उसने बोला है कि अब वो जो सेकेंड डोज का जो पीरियड है उसको 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया, पहले 6 से 8 था। क्या इसके पीछे कौन से क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इस जो डिसीजन हुआ है इसके पीछे एकदम दो ही कारण है। एक है साइंटिफिक रीजन, एक है टेक्निकल रीजन। जो साइंटिफिक रीजन है, हम लोग पहले भी बहुत सारे डॉक्टर लोग और जो साइंटिस्ट थे बोल रहे थे कि जो कोविशील्ड का जो सेकेंड डोज वो लेना चाहिए 4 वीक्स टू 12 वीक्स गैप में, क्योंकि जो रिसर्च पेपर निकला था इसके ऊपर तो उसमें क्लियरली मेंशन कर रहा था कि द गैप शुड बी 4 वीक्स टू 12 वीक्स। एंड हम लोग के देखा था कि यूके और ब्रिटेन में जो वैक्सीन हो रहा था तो उसमें जो गैप है, जो सेकेंड डोज फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप है वो बढ़वा के एकदम 12 वीक्स तो 14 वीक्स कर दिया गया। तो यही सोच इसी कारण ये साइंटिफिक लॉजिक था ये गैप बढ़ाने के लिए। और एक साथ हम लोग टेक्निकल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी वैक्सीन का जो डिमांड और सप्लाई है उसमें बहुत गैप है। जो डिमांड है हम लोगों का वो एक्स्ट्रा 18 टू 44 ईयर्स को जो आदमी पूरा पॉपुलेशन उसके अंदर आ गया तो उसके लिए 60 करोड़ पीपल विल गेट वैक्सीन, विल नीड वैक्सीन। तो ये तो नहीं है हम लोग के पास, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, एक महीना में भी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए 1-2 साल लग जाएगा। तो इसीलिए जो डिमांड एंड गैप है इसको लिए भी थोड़ा हम लोग का सेकेंड डोज जब हम लोग डिले करेंगे, जब एक्सपेंड करेंगे वो जो गैप, तो उससे हम लोग का थोड़ा क्राइसिस कमेगा और उस क्राइसिस में हम लोग फर्स्ट डोज और भी ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। तो ये दोनों कारण से, एक साइंटिफिक और टेक्निकल कारण से ये बहुत ही अच्छा डिसीजन हुआ था गवर्नमेंट का है। तो वी ऑल द डॉक्टर्स वी आर एक्सेप्टिंग इट। जी हाँ, डॉक्टर अमरेश जी के पास आएंगे। डॉक्टर अमरेश जी, अब ये जो अवधि है सेकेंड डोज की उसको बढ़ा दिया गया है, क्या कारण आप मानते हैं? क्या वैक्सीनेशन की कमी इसलिए ऐसा किया गया या फिर 12 से 16 हफ्ते में अगर हम लेते हैं तो हम सुरक्षित हैं? वैक्सीनेशन की कमी जरूर, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। हम वर्ल्ड के सेकंड पॉपुलस कंट्री हैं, तो जो भी हमारा 18+ एज ग्रुप है उसके मीट आउट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा संख्या में 60 करोड़ से ऊपर डोज चाहिए।
तो एक तो इसका ये मतलब व्यवहारिक कारण है, दूसरा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रोटेक्टिव IgG2 जो है अगेंस्ट सार्स कोरोना जो वायरस है, इसके लिए लगभग 8 से 12 हफ्ते का समय लगता है जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए। शुरुआती दौर में नॉन स्पेसिफिक होता है जिससे पार्शियल प्रोटेक्शन होता है, और जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं G2 कैटेगरी के, उसमें समय लगता है लगभग 2 से 3 महीने का। तो ये साइंटिफिक इसका ग्राउंड भी है, और ये बहुत समय से इसकी मांग भी साइंटिफिक फोरम से की जा रही थी कि दोनों वैक्सीन के बीच में गैप कम से कम 2 से 3 महीने का रखा जाए, जिसको आज मान लिया गया है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइंटिफिक फोरम के लिए भी और हमारे देश की जनता के लिए भी। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज जो आपके पास आएंगे, डॉक्टर नीरज, अब ये भी देखा जाता है कि अब कई सारे केसेस जो आ रहे हैं उसके बाद हम कोरोना से ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, हार्ट इन्फेक्ट कर रहा है। हम इस पर आपसे सवाल करेंगे, उससे पहले हम आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हुए हैं और वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। आगरा की तस्वीरें हैं ये, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले सीएम मथुरा के दौरे पर थे, अब ये आगरा पहुंच गए हैं। लगातार ये जो सीएम है यूपी के, वो भी लगातार जमीन पर उतर आए हैं। उनकी भी कोशिश है किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं वो बेहतर हो सकें, और हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको लगातार ये बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप घर बैठे भी वो उपाय कर सकते हैं ताकि आपके जो सिम्टम्स हैं और उसका उपाय करें और सुरक्षित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। हमारे साथ डॉक्टर से पैनल भी जुड़ा हुआ है, हम उनसे भी जानेंगे कि जो परेशानियां हैं, जो हमारे होम आइसोलेशन है, उनके लिए क्या अपने आप को ऐसा कुछ करें कि ताकि ठीक रह सकें। बड़ी समस्या ये भी आ रही कि अब जो घर पे लोग हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कभी कभी ये भी देखा जा रहा है कि ज़्यादा ऑक्सीजन अगर हो जाती है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अमरेश जी भी हैं। अमरेश जी, अब ये भी समस्या आ रही है कि अगर हम ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा ले रहे हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, सबसे पहले मैं इस बारे में आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हाउस होल्ड स्टोरेज है ऑक्सीजन का, वो प्लीज ना करें, क्योंकि हो सके हॉस्पिटल में या कहीं और पे एक जेन्युइन जो नीडी पर्सन है जिसका ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे है, वो बेचारा सफर करेगा। तो एक तो जनहित में ये ठीक नहीं है। दूसरा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑक्सीजन को एक बहुत कैलकुलेशन और कंट्रोल्ड मैनर में हमें पेशेंट को देना होता है, और इसके अलग अलग डिवाइसेज आते हैं, नेजल मास्क से लेके, नेजल कैनुला से लेके, और बाईपैप से लेके वेंटिलेटर तक, इन्वेजिव वेंटिलेटर तक। तो हर मेथड में अलग अलग प्रेशर की जरूरत पड़ती है, और पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हर मरीज की अलग होती है। तो कृपया इसको घर पे न ट्राई करें, आप हॉस्पिटल में जरूर जाएं। अगर जो 90 से नीचे ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, और एक निगरानी में ही, डॉक्टर की टीम के साथ ही निगरानी में ही आप ऑक्सीजन लें। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा इस बात को कि बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आप घर पर हैं, और डॉक्टर की निगरानी में अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर नीरज, आपके पास आऊंगा कि लगातार अब ये भी देखा जा रहा है कि जो कोरोना के बाद जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो हार्ट रेट को कैसे चेक करते रहें और अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, दो तरह से ये कोविड-19 में हार्ट इफेक्ट हो रहा है। पहला तो डायरेक्टली, जिसको हम वायरल कार्डाइटिस बोल रहे हैं। वायरल कार्डाइटिस में जो हार्ट के ऊपर की झिल्ली होती है उसमें मोटापन आ जाता है। वो झिल्ली में सूजन और मोटेपन की वजह से क्या है कि पेशेंट्स को एक तो पेन बना रहेगा, दूसरा उनकी जो हृदय गति है वो भी धीमी या बहुत तेज हो सकती है। तो एक ये डायरेक्ट रीजन है। इनडायरेक्टली जैसे बताया गया है कि जो हमारी वेसल्स हैं, जो खून ले जाने वाली रक्तवाहिनी है, उनमें खून के थक्के बन रहे हैं।
और खून के थक्के बनने की वजह से जो हार्ट अटैक वाली जो कंडीशंस होती हैं वो पेशेंट्स में हो रहा है, और पेशेंट्स हार्ट अटैक, चेस्ट पेन या इवन जो है सडन कार्डियक डेथ लेके भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दो डायरेक्ट जो कारण है हमारे हार्ट को अफेक्ट करने के, उसमें डायरेक्ट में है वायरल कार्डाइटिस, और इनडायरेक्टली वो नसों को बंद करके हार्ट अटैक वाली कंडीशन बना रहा है। दोनों को ही देखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि एक अपनी आप धड़कन जो है, आपकी जो पल्स रेट है, जिसको कि हम कोई भी आदमी घर में बैठ के अपने हाथ से अपनी कलाई को अगर छुएगा तो उसको पता लग जाता है कि धड़कन नियंत्रित है, नियमित है, तो वो चेक करना जरूरी है। दूसरा, अगर उसको सीने में दर्द की शिकायत लगातार बनी हुई है और चेस्ट में अनईजी ने भारीपन या थोड़ा भी चलने में तो लगता है उसकी सांस फूल रही है, सांस फूल नहीं आ रही है, इस तरह के अगर कोई भी लक्षण है तो निश्चित रूप से वो कार्डियक ओपिनियन के लिए जाएं, एक हार्ट की डॉक्टर से मिले, वो आपको दवाई बताएंगे। बिल्कुल कार्डियक से जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब वापस आएंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी हेल्थ कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया को, और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां हम बात करें कोरोना से अपने आप को कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ जो नए सिम्टम्स हैं वो कितने खतरनाक हो रहे हैं, इसको हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विश्वास, उत्तराखंड से। विश्वास, अपना सवाल कीजिए। विश्वास, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद विश्वास तक हमारी आवाज नहीं आ रही। वापस एक कॉलर और हैं, चंद्र प्रकाश है कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश, क्या है आपका सवाल? चंद्र प्रकाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा। वापस चर्चा पर आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप शुरू से बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल से जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक के पद पर तमाम समय बहुत सारा वक्त दिया है, आपने सेवा की है, बहुत सारा अनुभव है सर आपको। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अब अगर बच्चों की बात करें सर, तो जो क्लिनिकल ट्रायल था पहला वो पूरा हो चुका है, अब 2 ट्रायल बाकी है वैक्सीन के, तो हम कब तक उम्मीद करेंगे वैक्सीन बच्चों के लिए भी मिल पाएगी? इसमें आरिश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें टाइम लगेगा और मेरा एक अनुमान के मुताबिक जितना कि यूजुअली क्लिनिकल ट्रायल में समय लगता है, इसमें करीब 2 महीने जरूरी लग जाएंगे, यानी कि मई, जून, जुलाई में मिड ऑफ जुलाई तक ये हमारा ट्रायल का जो कंसेंसस रिपोर्ट बनेगी और उनको एनालाइज किया जाएगा। और फॉर्चुनेटली कानपुर सेंटर भी का प्रपोजल भी गया है, अभी स्वीकार की सूचना नहीं आई है, क्योंकि जो 3 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल कानपुर में हुआ था, उसमें कानपुर शामिल था। और अब ये जो बच्चों में है, यानी 6 साल से लेकर 18 का भी यहाँ से प्रपोजल गया है, हो सकता है वो। कहने का ये है कि अभी बच्चों में इसकी सेफ्टी और एफिकेसी को प्रूव करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल से करीब 2 महीने का टाइम लग जाएगा। एक तो ये, दूसरा कि बच्चों में यूजुअली हम लोग कहते थे कि अरे बच्चों में नहीं होना, ये भूल जाइए, फॉरगेट। बच्चों में 5 साल से बड़े बच्चे को वही सावधानी बरतनी है, वही मास्क पहनाना है 3 लेयर्ड, वही सोशल डिस्टेंसिंग करनी है जो बड़ों में की जाती है। तो यू कैन से कि नो एज इज सेफ। हमने 2 महीने का बच्चा उनके पेरेंट्स से अभी लास्ट वीक, तो हमने कहा आप कराइए। फिर एक दिन फोन आता है कि डॉक्टर साहब वो 2 महीने का बच्चा, उसको भी कुछ था, मैंने कराया, वो भी पॉजिटिव आ गया। तो 2 दिन के बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं जिनमें मदर इन्फेक्टेड है। तो नो एज इज एग्जेम्प्टेड। 1, 2 बच्चों में चूंकि इम्यूनिटी बहुत एक्टिव होती है, 5-6 साल के बच्चे में जो इम्यूनिटी बॉडी होती है बहुत हाइपर एक्टिव होती है, जो 6 से 12 साल के बीच में, 5 से 12 से, तो वो उनको बचा ले जाती है सीवियर निमोनिया होने से, निमोनिया। लेकिन ये इस बीच इन्फेक्शन बहुत कर सकते हैं। और ये सोच कि बच्चा है, अरे जुकाम हो गया, सर्दीला हो गया, कोटा, अरे बस वो लग गया है, पानी ये ठंडा चीज खा लिया, ये सब बिल्कुल ना सोचें। बच्चे को अगर बुखार है, जुकाम, खांसी है कि नहीं है, इसका कोविड टेस्ट कराइए, आइसोलेट करिए जैसे बड़ों को, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैला सकते हैं जी। तो पूरी सावधानी बच्चों में भी वही बरतनी है जब तक वैक्सीन नहीं है। और वैक्सीन आने के बाद भी वही बात है कि वैक्सीन आने के बाद भी हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अभी कम से कम 2 साल करना है। 2 साल तक मैं फिर हर आपके इस मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं पब्लिक से कि 2 साल तक पार्टी भूल जाइए, 2 साल तक फंक्शन भूल जाइए, 2 साल तक बिल्कुल ऐसे करिए कि हमें एक सजा मिली है, क्योंकि हमें दुनिया को बचाना है, हमको बचाना, परिवार को, राष्ट्र को। हम घरों के अंदर लिमिटेड दायरे में कैद हो जाएं, वर्क प्लेस पे भी पूरा अपना बिहेवियर चेंज करें और हर एक को ये समझे कि ये कोविड फैला सकता है, सतर्क रहें। मास्क का तो मेरे ख्याल से हमें अपनी लाइफ स्टाइल बनानी पड़ेगी, क्यों नीरज? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, विशाल गोरखपुर से। विशाल, क्या है आपका सवाल? सर, सबसे पहले तो मैं केन्यूज टीम को बधाई देना चाहता हूँ, आपकी गोरखपुर टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और वो लोग बधाई के पात्र हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोग बता रहे हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कोविड का मैंने फर्स्ट डोज लिया था परसों। आज मुझे हल्का हल्का फीवर महसूस हो रहा था। जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे डॉक्टर आकाश से। डॉक्टर आकाश, इनका कहना है कि कोविड का फर्स्ट डोज इन्होंने लिया था, अब इनको फीवर महसूस हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, लो ग्रेड फीवर आना वैक्सीन लगने के बाद बिल्कुल आम है। ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट 48 से 72 घंटे तक रह सकता है। सिंपल एक पैरासीटामोल की गोली ले लें, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और परेशान होने की या चिंतित होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, संतोष बेंगलोर से। संतोष, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है, बेंगलोर से बात कर रहा हूँ मैं। हेलो जी संतोष जी, अपना सवाल पूरा कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, अभी आज हमने न्यूज में देखा है कि एक वैक्सीन के बीच में और दूसरा वैक्सीन के बीच में 8 से 12 हफ्ते का गैप रख सकते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक वैक्सीन लेने के बाद में 8 से 12 हफ्ता मतलब लगभग 9 महीने, लगभग 3 महीने हो गए, तो सर 3 महीने तक आदमी क्या अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा? और अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और उसको दोबारा मतलब कोरोना अगर हो जाता है एक वैक्सीन के बाद में, तो दोबारा लेने के लिए तो सर ये काफी मतलब डिफिकल्ट ये सिचुएशन आने वाला है। तो इसको हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे डॉक्टर अनिरवन से। डॉक्टर अनिरवन, इनका सवाल है कि अगर आप अब जो ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया, जो पीरियड बढ़ा दिया गया, 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है, इस दौरान अगर आपको फिर से आपको अपने आप को बचाने के लिए हम क्या करें अगर फर्स्ट डोज हम ले लेते हैं? फर्स्ट डोज लेने के बाद भी आपको कोविड जो विधि है वो पूरा के पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोविड विधि छोड़ के कि आप वैक्सीन लेके सोचेंगे कि आपको सब ठीक हो जाएंगे, आपको कोरोना नहीं होगा, तो ये सोच एकदम ही गलत है। आप फर्स्ट डोज लेने के बाद भी आपको पूरा के पूरा एकदम कोविड विधि को पालन करना है। और एक ही साथ मैं यही बोलना चाहूंगी कि अभी जो इसके इन बिटवीन जो बोल रहे थे, दूसरा डोज के अंदर कोई कोविड हो जाएगा किसी के, तो ये अभी सरकार ने ये भी बोल रहा है कि कोविड हो जाएंगे तो उसके 6 महीने तक आप वैक्सीन कोई जरूरत नहीं है वैक्सीन लेने का, आप 6 महीने बाद भी वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये है हम लोग का, अभी सरकार बहुत जल्दी ये सूचना लेके आएंगे कि जो जिसका कोरोना हो गया, कोविड हो गया, तो उसके 6 मंथ तक ओके उसका कोई वैक्सीन नहीं लगेगा, 6 मंथ के बाद भी वो वैक्सीन ले सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर आकाश, आपके पास आएंगे। अब जो ये सेकेंड वेव चल रही है, इसमें सिम्टम्स भी बदलते जा रहे हैं। अब लक्षण ये आ रहे हैं कि कमर में दर्द है, लोगों के सिर में दर्द है, क्या ये भी कोरोना पॉजिटिव का संकेत है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि किसी भी तरीके के सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है। आंखों में कंजंक्टिवाइटिस से लेके पेट रोग संबंधित सिम्टम, कोई भी सिम्टम आ रहा है, न्यू ऑनसेट सिम्टम है, कोविड का सिम्टम हो सकता है। जो आप बता रहे हैं, कमर में दर्द है, थकान महसूस हो रही है, बदन टूटा हुआ लग रहा है, कमजोरी हो रही है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमें इन चीजों को, किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है कि बाहर हमने ठंडा पानी पी लिया था या हवा चल रही थी मैं बाहर निकल लिया था, इस तरह की बातें नहीं करनी है और जल्दी से ही हमें जांच करानी है। यहाँ तक कि मैं आपको ये तक बताना चाहूंगा कि कुछ मेडिकल सर्कल्स में तो आजकल ये एनीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी एंड फ्रैक्चर, तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके के वेरिएड सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं और किस तरह रोज हम नए सिम्टम्स देख रहे हैं, तो उस चीज को समझना होगा। कोई भी नया सिम्टम है तो निश्चित रूप से कोविड की जांच कराई जानी चाहिए। बिल्कुल, जांच जो है वो कराई जानी चाहिए। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, अब ये भी देखा जा रहा है कि लगातार जो मामले आ रहे हैं उनमें अब लोगों को आंखों में समस्या हो रही है, म्यूकर माइकोसिस चीजें जो है वो सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर में या बहुत काफ़ी एंटीबायोटिक चलते थे सीवियर सेप्सिस में, तो हम लोग जो व्हेन वी वर ट्रेन्ड इन लेट 70s में और जब हम अर्ली 80s में हमने शुरू किया, तो कभी कभी जो महीना 2 महीना एंटीबायोटिक लॉन्ग टर्म लेते थे तो कभी कभी सुपर इन्फेक्शन के रूप में फंगल इन्फेक्शन हो जाता। और एक अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हमारे शरीर के हर हिस्से में फंगस हैं। जैसे कि डबल रोटी ब्रेड रखते हैं और अगर 5-6 दिन रखे रहें तो उसमें फंगस इन्फेक्शन लगता है, उसी तरह अपने शरीर में भी फंगस के स्पोर्स हैं शरीर के हर हिस्से में, लेकिन हमारे शरीर की इम्यूनिटी उनको बढ़ने नहीं देती है, उनको बीमारी या पैथोलॉजी नहीं करने देती है। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, यानी
कि इम्यूनिटी हमारी कम है, डोज इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा है, या दवाओं की वजह से हमारी अंदर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये हमारे जो नॉर्मल होते थे फ्लोरा टाइप के, या कहिए कि हमारे शरीर में हर जगह फंगस और बैक्टीरिया हैं। आरिस जी, जनता ये समझ ले, ये शरीर पहले जन्म के तुरंत बाद से ही पहली सांस के साथ ही लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अंदर भी बाहर, ठीक है। मगर ये शरीर में शांत बने रहते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी और शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति इनको बढ़ने नहीं देती है। लेकिन अगर किसी कारण से शरीर की इम्यूनिटी कम होती है बॉडी की, तो यही एक्टिव होकर के बीमारी पैदा करती है। आंखों में जैसे बताया, यस, लंग्स में बताया, हार्ट में बताया, जैसे तो तरह तरह की बीमारियां हैं। फंगस से शरीर का कोई हिस्सा छूता नहीं। ब्रेन में फंगल मेनिंजाइटिस हो सकती है, फंगल एब्सेसिस हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दवाओं का समुचित प्रयोग करें। एक स्टेरॉइड की बात आती है, जिसको देखो, मैं तो 7 दिन से स्टेरॉइड ले रहा हूं, कृपया करके बिना डॉक्टर से पूछे स्टेरॉइड ना लें, इवन इनहेल्ड स्टेरॉइड ना लें। इनहेल्ड स्टेरॉइड लेते हैं तो गले में इन्फेक्शन होता है, उसके बाद तरीका है कि गारा करना चाहिए, गरारा नहीं करते। और वो क्या होता है, स्टेरॉइड लोकल वहां से उसका फंगल का वो हुआ, और उसके बाद वो हो गया, लंग्स में फैल गया, ब्लड में पहुंच गया, और ये दवा हो जाती है कि हमारे मरीज सीरियस होकर उनकी मृत्यु हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको पॉजिटिव है, अगर आपकी सैचुरेशन 93, 94 से ऊपर है, बुखार ज्यादा नहीं है, कृपया करके विटामिन के अलावा कुछ भी न लें, आइसोलेट कर दें अपने को, 95 मास्क बांधें, खाना पीना वो करें, फ्रिज की चीजें ना खाएं, और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। और अगर बहुत तेज बुखार होता है तो पैरासिटामोल ले सकते हैं, या कोई और सिम्टम शरीर में होते हैं सिर से लेके पांव तक ऐसे जो पहले नहीं थे, वो अपने डॉक्टर को बताएं और उनके हिसाब से दवा लें। मैं तो ये कहूंगा आपके उससे, आइवरमेक्टिन भी ये चूरन नहीं है, डॉक्सीसाइक्लिन ये चूरन नहीं है, जब चाहो तो फाँक लो। हमारे पापा कहा करते थे, डावल लवण भास्कर चून, हर रोज की दवा, पेट में कुछ भी हो, ये नहीं है। ये समय बहुत विचार का है। नहीं तो एक बीमारी जिसका इलाज अभी है नहीं, कोविड का, केवल सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, वो पीछे रह जाएगी, और दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से शरीर में घातक लोग हो जाएंगे, जैसे कि माइकोसिस की बात हो रही है, कल की कोई और हो जाएगी। तो कृपया करके खुद डॉक्टर ना बने, खुद प्रिवेंटिव दवाएं ना लें, जब तक डॉक्टर ना कहें दवा नहीं यूज किए बिना कोई भी दवा आप ना लें। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, एक कॉलर वहां से जुड़ गए हैं, सुनीता फरुखाबाद से। सुनीता, अपना सवाल कीजिए। सुनीता, अपना सवाल कीजिए। सुनीता, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर है, शक्ति है बरेली से। शक्ति, क्या है आपका सवाल? जी सर, मैंने ये पूछना है, पहली डोज मुझे 5 अप्रैल को लगी थी, दूसरी डोज कितने दिनों बाद लगवानी चाहिए? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब लेंगे डॉक्टर अमरीश से। डॉक्टर अमरीश, पहली डोज इनको 5 अप्रैल को लगी थी, अब ये पूछें दूसरी डोज जो है वो कब लगवाएं? मिनिमम हमें लगता है कि 12 हफ्ते बाद ही लगनी चाहिए। जी, आप 12 हफ्ते बाद दूसरी डोज ले सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, अभी आप बता रहे थे आइवरमेक्टिन भी अपने मन से ना लें, जैसे कुछ लोगों ने सरकार की तरफ से भी कहा गया है, गोवा सरकार ने कहा है कि आप आइवरमेक्टिन ले सकते हैं 5 टेबलेट, तो उसको लेकर हम जानना चाहेंगे, अगर आपके अंदर सिम्टम्स नहीं है तो क्या खुद से आइवरमेक्टिन लेना कहाँ तक ठीक है? आम जनता के लिए नहीं है, ये हमारे डॉक्टर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनको खतरा ज्यादा है, उनको कहते ना प्रिवेंटिव एक तरह का वो है। मैं फिर कह रहा हूं कि आम जनता कतई न लें। अब आप देखिए, मैं आप जनता को बताता हूं, मेरा बेटा डॉक्टर घर में पला बड़ा, वो सेना में कर्नल है, लखनऊ में इस समय है। कहता पापा आइवरमेक्टिन का बड़ा आ रहा है, मैं भी ले लूं। हमने कतई मत लेना। तो कहने का तात्पर्य, पढ़े लिखे डॉक्टरों के घर के लोग भी कंफ्यूज्ड हैं, जैसा कि सबने बताया। हमारे और पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर अमरीश ने, नीरज जी ने, सबने बताया कि खुद डॉक्टर ना बने, कोई दवा नहीं लेनी। ऐसी कोई एंटी कोविड-19 इस वायरस के खिलाफ आज तक ऐसी कोई दवा नहीं है
जो कि श्योर शॉट ये खाइए और ये ठीक। बिल्कुल अपने मन से कुछ भी मत लें। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसी बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में बैठे हुए हैं इस वक्त और निरीक्षण किया है उन्होंने कोविड सेंटर का, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। आगरा की तस्वीरें हैं जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ जो वहां के अधिकारी उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद अब इस वक्त वो मीटिंग में मौजूद हैं। और इसी बीच एक और हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, शिव जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। शिव, आपका सवाल क्या है? शिव से हमारा संपर्क टूट गया है। हम डॉक्टर नीरज आपके पास आएंगे। जैसे अगर हम बात करें अपने हार्ट को स्वस्थ रखने की, बहुत सारे लोग इस वक्त घर पर हैं, तो हम चाहेंगे घर के ऐसे कुछ घरेलू उपाय बताएं जो घर पर है कि अपने दिल को मजबूत और स्वस्थ रख सकें। बड़ा ही आसान तरीका है सर। पहली चीज तो है कि एक स्वस्थ शाकाहारी खाना खाएं, डाइट अपनी कंप्लीट रखें, आप अच्छी एक संतुलित मात्रा में पानी लें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी घर में बना हुआ खाना है केवल वही खाना खाएं। नंबर 1 की बात आहार। नंबर 2 होता है कि आप अपने मन से जो एक तनाव का वातावरण है उसको दूर करें। आप तनाव में मत रहिए, किसी भी ये एक समय है जो कि गुजर जाएगा, तो अपने मन को अंदर से भी प्रसन्न रखना है। और तीसरा है कि घर में रह के आप योग, ये एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं, जितना अवेलेबल आपका स्पेस है, आप उस स्पेस अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। तो ये 3 चीजें आप करते रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, एक प्रसन्न मन और एक अच्छा आहार, तो आपका हृदय और आपका पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। और आपकी एक जो इम्यूनिटी, जो एक इनहेरेंट इम्यूनिटी होती है, जो कि हमारे शरीर में बिना कुछ खाए पिए ही एक डेवलप होती है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, वो एक निश्चित रूप से वो मजबूत होती है। तो ये चीजें आपके हार्ट के लिए भी और शरीर के बाकी हिस्सों के लिए भी ये जरूरी है कि इनका पालन, खासकर हम फिर कहूँगा इससे शाकाहारी भोजन जो है वो सबसे स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है लकी रजा लखनऊ से। लकी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी लकी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, अपना सवाल कीजिए। सर हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से कहा गया था कि वैक्सीन को, कोविशील्ड जो वैक्सीन लग रही है, मैंने अपनी मदर के लगवाई थी, मुझको टाइमिंग दी गई है 6 हफ्ते की। उसके बाद आज जो है सर्कुलर सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है कि आपकी 12 हफ्ते की लगेगी। तो सर ये बताइए कि इसमें क्या विश्वास किया जाए वैक्सीन पे, कि कभी कह रहे हैं वैज्ञानिक कि 4 से 6 हफ्ते में लग रही है, अब कह रहे हैं कि 10 से 12 हफ्ते में लग रही है। कंफ्यूजन तो आप पैदा कर रहे हो। आप कह रहे हो जागरूकता फैलाने की बात कर रहे हो, है ऐसे जागरूकता फैलेगी कि आप 2-4 दिन में जो है आपके सवाल बदले जा रहे हैं। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। डॉक्टर अनिरवन, इनका कहना है कि सरकार ने पहले कहा था 6 से 8 हफ्ते के बीच आप दूसरी डोज ले सकते हैं। इनकी माताजी ने पहली एक डोज ले ली है, अब जो पीरियड है वो बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। तो ये किस बात का विश्वास मानेगी, पहले जो बात सरकार की तरफ से कही गई थी या फिर अब? तो पहले हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि ये वैक्सीन साइंस कांस्टेंट नहीं है। आज जो ठीक रहेगा ये कल भी, 1 महीने तक भी यही चलेगा, ये नहीं हो सकता है। ये पेंडेमिक है, ये एक वर्क सिचुएशन है, और ये वर्क सिचुएशन में सब कुछ कांस्टेंट नहीं हो सकता है, एवर चेंजिंग है। वैक्सीन साइंस में अभी आप ये भी हो सकता है कि अगले 6 महीने बाद भी हम लोग को फिर से हो सकता, अच्छा कोई वैक्सीन आया तो उसको हम लोग लेना पड़ेगा। तो ये वैक्सीन साइंस एकदम फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। और उनके हिसाब से जो हम लोग का पास वैक्सीन था पहले, उसके हिसाब से और जिस तरह हम लोग का डिमांड और सप्लाई था उसके हिसाब से ये 6 to 8 वीक्स किया था। उसके बाद साइंस में भी बोल रहे हैं कि 12 वीक्स गैप में भी एडिक्वेट इम्यूनिटी होता है, और हम लोग का वैक्सीन का जो डिमांड और सप्लाई है वो गैप भी छोटा करना है, उसीलिए ये 12 वीक्स बढ़ा दिया गया। मगर जो अभी 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स गैप में जो वैक्सीन ले रहे हैं उसका क्या इम्यूनिटी कम होगा? एकदम ही नहीं, उसका भी कम्युनिटी होगा। मगर उससे हम लोग देख रहे हैं कि 12 वीक्स बाद में ले तो उससे ज्यादा हो रहा है,
कि एट पार हो रहा है, मगर उसके साथ भी टेक्निकली इंडिया को बहुत अच्छा जगह पे मिलेगा। तो इसीलिए ये ड्यूरेशन, जो गैप, ये बढ़ाना चाहिए। ये बढ़ाना से ये पूरा देश बिल्कुल चिंता करने की कोई बात आपको नहीं है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, सतीश बुलंदशहर से। सतीश, अपना सवाल कीजिए। सतीश, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो सतीश, आपको हमारी आवाज आ रही है? अपना सवाल कीजिए। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे। एक और कॉलर है, संजय हैं गाजियाबाद से। संजय, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय कोरोना की वजह से वातावरण पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन यह है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सरकार के ऊपर ना भरोसे बैठे। मैंने एक लेमन थेरेपी चल रही है, उसका अपने ऊपर उपयोग किया था और उससे मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रिटायर्ड डीजीपी साहब हैं, उन्होंने इससे बहुत काम किया है, लगातार प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि जब हमारे यहाँ कुछ कन्वेंशनल मेथड है, जब सारा चिकित्सा सिस्टम पूरा फेल हो गया है, तो उस पर हमारे ये आदरणीय डॉक्टर साहब या जो रिसर्च में लगे हुए लोग हैं वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं सबसे महत्वपूर्ण ये कह रहा हूँ कि इस समय ना डॉक्टर उपलब्ध है कहीं पर, वो ओवर स्ट्रेस हो चुके हैं, सारा सिस्टम लगभग कलेप्स होने की स्थिति पे है। इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं ही करें, किसी दूसरे के ऊपर बहुत ना शुक्रिया बैठें। आपकी राय देने के लिए। डॉक्टर आकाश, आपके पास आऊंगा। उसके पहले कॉलर को ले लेते हैं। रिंकी हैं हमारे साथ भोपाल से। रिंकी, अपना सवाल कीजिए। मुझे 1 महीने पहले हम पॉजिटिव हुए थे और अभी 1 महीने 4-5 दिन हो चुके हैं, मतलब टेस्ट, तो हमें फिर से ऐसा लग रहा है कि हम शायद हो गए पॉजिटिव, क्योंकि सिम्टम्स लग रहे हैं, नाक में थोड़ा ड्राइनेस लग रही है, हेवीनेस लग रहा है, तो फिर से दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी क्या हमको? बिल्कुल आपका सवाल लेंगे। डॉक्टर आकाश ये कह रहे हैं 1 महीने पहले इनको कोरोना हुआ था, वो ठीक हो गई थी, फिर से इनको सिम्टम्स लगने लगे हैं। डॉक्टर आकाश, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, अभी आ रही है, बताइए। जी सर, इनका सवाल है कि इनको 1 महीने पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद ये ठीक हो गई थी, अब फिर से इनको वो सिम्टम्स नजर आने लगे हैं कि लॉस ऑफ स्मेल और हल्का सा फीवर, इस तरह के। यदि देखिए वापस से यदि इनको सिम्टम लग रहे हैं तो निश्चित रूप से दोबारा से जांच करानी चाहिए। अभी इतने सारे स्ट्रेन्स हैं, कोई दूसरे स्ट्रेन से इनको रीइंफेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि एक इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी कितने टाइम लास्ट करती है, उस इम्यूनिटी से कितना % प्रोटेक्शन होता है, वो सब चीजें भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। इसलिए इनको दोबारा जाँच करानी चाहिए और उनको सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। और हमारी नजर में भी कई केस आए हैं जिसमें जो लोग एक बार अफेक्ट हो चुके हैं वो दोबारा अफेक्ट हो रहे हैं और कम अंतराल में ही लोगों में वापस से सिम्टम भी देखे गए हैं। तो दोबारा जांच कराएं, खुद को आइसोलेट करें, स्टैंडर्ड खुद को कोविड पेशेंट मान के ही जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं और जो आइसोलेशन प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। बिल्कुल उसका पालन करें और उसको कोरोना का सिम्टम्स ही माने। डॉक्टर आकाश, एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे, अगर किसी पेशेंट को कोरोना हो गया है वो कितने दिन उसका असर रहता है? देखिए, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सब जो चीजें हैं, एक तो जो हमारे कॉलर ने भी अभी पूछा था कि भाई आप लोग कभी कहते हैं इतना ये कर लीजिए, कभी कहते हैं वो कर लीजिए, तो कोरोना एक नई बीमारी है और ये सभी के लिए नई है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो सालों से चली आ रही हैं, फिर भी आज भी डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस के बारे में सीख रही है और इवॉल्व कर रही है। तो जिस तरीके से जहां एक और हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट्स को बचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम भी कॉन्स्टेंटली उसमें रिसर्च के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सीख रहे हैं। तो ये चीज कह पाना कि भाई कितने दिन के अंदर पेशेंट को रीइंफेक्शन हो सकता है, आइडियल स्टैंडर्ड रीइंफेक्शन की डेफिनेशन 90 डेज मानी जाती है कि उसके बाद यदि दोबारा इन्फेक्शन होता है तो उसको आइडियली रीइंफेक्शन टेक्निकली कहा जाता है। लेकिन पेशेंट्स में काफी हम देख रहे हैं कि उससे कम अंतराल में भी ट्रीटमेंट वापस सिम्टम आ रहे हैं। तो आइडियली एक बार कोविड होने के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनका क्या स्तर है, वो कितनी प्रोटेक्टिव है, कितने महीने तक आपको बचा के रखेंगी, मुझे नहीं लगता कि अभी मेडिकल साइंस के पास इसके बारे में बहुत स्पष्ट जवाब है। बिल्कुल अभी ऐसा कोई जवाब नहीं। अगर आपको लक्षण नजर आते हैं तो आप ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दें, टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट ना भी, अगर टेस्ट में टाइम लग रहा है तो जो दवाइयां हैं उनको लेना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निर्वन जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर आकाश आपका भी शुक्रिया और
डॉक्टर नीरज आपके बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपको हम बता रहे थे घर बैठे आप किस तरह से कोरोना से बचाव कर सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जो घर बैठकर आप उससे स्वस्थ हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं इससे आपको ज़रूर लाभ पहुंचा होगा। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।